अस्सलामुअलैकुम, शाम बखैर, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आई होप आप सारे सेटल हो गए होंगे हमारे न्यू टाइमिंग्स पे, क्योंकि आपको पता है ना हमारे शो का रिपीट भी चल रहा होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी सुबह आप रिपीट पे बैठे होते हैं, क्या बातें कर रहे होते हैं। नो, लाइव इज राइट नाउ, इस वक्त वी आर लाइव विद यू। अच्छा हुमा, गिव अस सम टिप्स। आपको पता है कि जब भी रमज़ान पर्टिकुलरली इस किस्म के अय्याम आते हैं, गदागरों की एक यलगार होती है, एक फौज होती है जो कि शहरों का, इलाकों का रुख करती है। और आजकल वही सूरत हाल है। हर सिग्नल, हर चौराहे, हर चौक, हर चौरंगी पर दर्जनों लोग अब मैं कहता हूँ कि आपको हरास कर रहे होते हैं, आपको हरासा करते हैं बाकायदा, क्योंकि हर तरफ से आपकी सवारी का दरवाज़ा, खिड़की पीटा जा रहा होता है। कोई वाइपर लेकर खड़ा है और ज़्यादातर लोग इसमें से, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल बेगर्स। और ये वो पेशा है जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनली भी बहुत हजीमत उठाना पड़ी। वो तो हमेशा से हो रही थी, लेकिन अब बोलना स्टार्ट हो गए, अब तो लोगों को वापस किया जा रहा है। बट यू आर वेरी राइट। देखिए आपके इलाके में या जहाँ आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, कुछ फेसेस को तो आप फेमिलियर हो ही जाते हैं कि वो उधर ही होते हैं, दे आर बैगिंग ओवर देयर, नस्ल दर नस्ल वहाँ होते हैं। हाँ, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा लोग हैं। व्हाट बॉदर्स मी द मोस्ट, मतलब लोगों की मजबूरियाँ भी होती होंगी, कुछ जेन्युइन भी होते होंगे, और तो लगता नहीं है ये प्रोफेशनली लग रहे हैं। जब वो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाते हैं, अगर आप गाड़ी में हो तो वो लिटरली मतलब झांक रहे होते हैं, अंदर घुसे होते हैं कि वो क्या आपका बैग भी खुल रहा है, आप बातें भी कर रहे हैं। दे आर जस्ट स्टैंडिंग देयर स्टिकिंग टू यू। मुझे ऑनेस्टली बड़ा अफसोस भी होता है, क्योंकि इंसान को गुस्सा चढ़ जाता है ना कि आपकी प्राइवेसी है, आप क्यों अगला बंदा गुजरा है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि इनमें से कुछ जेन्युइन भी होते होंगे और शायद हम डिसाइफर नहीं कर पाते पता नहीं क्या होता है। एक कम्युनिटी के बारे में मुझे लगता है कि हाँ, उनके लिए एवेन्यूज़ ही नहीं है और कुछ करने को नहीं होता, तो वो और क्या करें। वो हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारी। लेकिन फिर ये भी शुबा होता है कि ट्रांसजेंडर इसमें से एक्चुअल कितने हैं और कितने नहीं हैं। खैर ये फैसला करने वाले हम नहीं होते, लेकिन वो कम्युनिटी हमारे मुल्क में आपको पता है मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो वो या तो सेक्स वर्कर होते हैं या फिर गदागर होते हैं। ये एक फैक्ट है, मतलब ये दो ऑप्शंस होती हैं और उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली देख भी लेते हैं। तो ये डेफिनेटली यलगार जो आप कह रहे थे ना, वो हुई है आजकल। एंड समथिंग रियली नीड्स टू बी डन, एंड नॉट जस्ट कि इनको यू नो आप कहीं दूर कर दे, दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ये जो ग्रुप्स हैं, गैंग्स हैं, दे नीड टू बी ब्रोकन। और पता नहीं कैसे वैसे इनको बेहतरी खुशहाली इनके लिए लाई जा सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई हिकमत अमली, कोई प्लान तो होना चाहिए। जो बड़े बड़े गैंग हैं उनको तोड़ें, उन्हें देखें, और इनमें से ऐसी भी इत्तलात हैं कि बड़े वेल सेटल्ड होते हैं। और जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो मार्जिनलाइज्ड है, उनको सोसाइटी में इंक्लूसिविटी, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए बहुत कुछ किया जा भी रहा है, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत है कि सब कहीं लग जाएं। और ये आपने बताया, कहा है ना वेल सेटल भी होते हैं। यस, क्या हॉरर स्टोरीज आजकल निकल रही हैं। आई विल नॉट गेट इनटू इट, लेकिन रिसेंटली आई हर्ड अ हॉरर स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर, अ गर्ल हु गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली ऑफ बेगर्स। मतलब ये कहानियां भी नहीं है, जानते हैं हम इन लोगों को जिनके साथ ये हुआ है। इन एनी केस, चलिए ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, हमारे पास बहुत सी और खबरें हैं, जैसे सियासी बातों से ही शुरू कर लेते हैं आज, ठीक है। तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस अब तक नहीं बन सका और नाफौरी इम्कानात दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान जो मीलों के फासले ख़त्म होकर नहीं दे रहे, और इतनी मुलाकातों में लग रहा था शायद कोई बातचीत हो जाए, कोई बात बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। PTI अब तक मौलाना के दर पर कई हाजिरियाँ जो हैं वो लगा चुके हैं, लेकिन बात नहीं बन पाई। और PTI रमज़ान के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए पर तोल रही है, मगर JUI इस पर तैयार नहीं। और PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा तो ये तक कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद बनाना सियासी जमातों का फ़र्ज़ है, किसी पर एहसान नहीं। कल बात हुई बिल्कुल मेरी इमरान खान साहब से अलायंस के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत, बुनियादी हुकूक, जिसको मैं शराफत कहता हूँ, उसकी जंग हो रही है। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो इस जंग में हमारा साथ देगा। ये हर एक का फ़र्ज़ है कि वो आइन के लिए खड़ा हो, बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा हो, वो खा JUI हो या कोई और हो। हमने बिल्कुल दावत दी है, हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कहा आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन कोई ये हम पे एहसान नहीं करेगा। हम ये हर एक को कह रहे हैं कि ये आपका फ़र्ज़ है, तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आप इस लम्हे हमारे साथ ना खड़े हुए, पाकिस्तान की आवाम के साथ ना खड़े हुए। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। आगे
अभी हमने आपको बताना है कि JUI और तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। JUI को खदशा है कि तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मामलात सीधे कर सकती है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर तो साफ कह रहे हैं कि ताकतवर हलकों से पार्टी के राब्ते रहते हैं। जाहिर है कि इससे JUI के खदशात और बड़े होंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कभी नहीं कहूँगा कि हमारे राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कभी एक के साथ होती है, कभी दूसरे के साथ होती है। तो ये कोई छुपी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूँ, उससे बात करूँ, उसे समझाने की कोशिश करूँ कि आप और आवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, तो आप इस पर नज़रसानी करें। आईन और कानून ने जो आपको हुदूद मुतय्यन की उसमें रहे। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि मौलाना फजल रहमान ये शिकवा कर चुके हैं कि PDM में शामिल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने JUI की सियासी ताकत को इस्तेमाल किया। आज इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाकर दोनों पार्टियां जो हैं वो हुकूमत में हैं और कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहते हैं JUI के लिए अपना सियासी कंधा अब तहरीक इंसाफ को पेश करना इतना आसान शायद नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने साथ साथ एग्जाम्पल भी दे दी अब्दुल्ला। साथ ही आपको बता दें कि JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ढके छुपे अल्फाज में इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। बेहतर किया है कि मौलाना की मौजूदगी में ये सारी बातें हो जाएं। मगर जिस तरह से मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था, तो मेरा ख्याल है कि ये तो साथ चलने वाली या साथ चलाने वाली दोस्तों की बातें नहीं होती। ये भी मुमकिन है कि हम अपना फर्ज जो है वो बेहतर अंदाज में पूरा कर रहे हो। कहीं पे भी जो ना हमारी ये ख्वाहिश ना हो कि हम स्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के चलें और हम उनके बगैर आगे बढ़ने का मामला सोच रहे हों। हम कोई ऐसी ना अपनी बारगेनिंग पोजीशन जो है ना वो बढ़ाना चाहते हैं, ना किसी और की बारगेनिंग पोजीशन में इजाफा करना चाहते हैं। फिलहाल हालात अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस वाले बन नहीं रहे हैं और ना रमज़ान के बाद कोई बड़ा एहतजाज होता हुआ नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात कम होने के बजाय बज़ाहिर बढ़ी रही हैं। PTI रहनुमाओं का बानी से मुलाकात तक करना एक चैलेंज सा बना हुआ है। और तो और सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, शेख वकास अकरम समेत 25 रहनुमाओं के गिरद घेरा तंग हो गया है। JIT ने आज उन्हें तलब कर रखा था। पेश हुए वो मौजूदा मुश्किल और बानी से मशवरे का उन्होंने फ़ैसला किया है। मौजूदा मुश्किल हालात में तहरीक इंसाफ ने ये तो सीख लिया होगा कि सियासत में इख्तलाफ राय होता है, दुश्मनियाँ नहीं होती। सियासी हरीफों से तलखियाँ इस हद तक नहीं बढ़ानी चाहिए कि साथ चलने की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाए। लेकिन जब इंसान बरसर इक़्तिदार होता है तो उसे लगता है कि हाँ, उसका इक़्तिदार या उसका दौर लाफ़ानी है और इस उरूज को कभी ज़वाल नहीं आएगा और दूसरों का तमस्खुर उड़ाता है, भरे जलसों में मजाक उड़ाता है, जुगते करता है। और यही PTI ने किया भी मौलाना फजल रहमान को लेकर और उनकी जमात को लेकर भी। अच्छा, ये तमस्कुर और ये सारी बातें कर रहे हैं, ये एक्चुअली हर पार्टी ने यही किया है। बिकॉज मैं एक दो और पार्टियों के भी जलसे रिकॉल कर रही थी कि जो कि डरते नहीं हैं और बड़े आराम से कह देते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली आके खुद गले को पड़ती है बात, लेकिन एटलीस्ट जलसों जलूसों में ये ज़रूर बात होती है। शौकत यूसुफ सही साहब हमारे साथ हैं, PTI के सीनियर मेंबर हैं। डूइंग वेल, होपफुली आपके रोज़े रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। लेकिन एक तो रमज़ान शौकत साहब चल ही रहा है और इंशाल्लाह अच्छा गुजर रहा होगा, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं व्हाट्स कीपिंग यू बिजी? आप लोग आजकल ऑब्वियसली मौलाना के घर के बड़े चक्कर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई बात बन नहीं रही और भी बड़ी चीज़ें हैं जो हमने पूरी एक फहरिस्त जो है गिनवाई है। आप बताएं क्या हो रहा है? मौलाना साहब अच्छी जगह पे गए हैं, दुआएं मांग रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। तो वो तो अपने लिए दुआएं मांग रहे होंगे, आप क्या दुआएं मांग रहे हैं? पाकिस्तान के लिए भी मांग रहे होंगे और ये इस हुकूमत से निजात के लिए भी मांग रहे होंगे। वो दुआएं लगेगी तो हमें भी उसका फायदा होगा। दुआ के साथ जाहिर है दवा भी करनी पड़ती है और दवा आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने की बड़ी बात हो रही थी, बड़ी कोशिश भी हो रही है। कहीं आप बता सकते हैं कि उस सफ़र में आपने आधा सफ़र तय कर लिया है, आधे से ज़्यादा तय कर लिया है, कहाँ पहुँचे हैं आप लोग? देखिए सीरियसली मैं आपको बताऊँ कि ग्रैंड अलायंस में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ये जो बयानात थे ना, बयानात पे न जाए, काफ़ी पेशरफ्त हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ मौलाना साहब की वापसी का इंतज़ार है और 1 पॉइंट एजेंडा है उनके साथ, और कोई बात, जो तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह थे वो सारे दूर हो चुके हैं, क्योंकि खुद JUI ने कहा है कि
ये जो बात की जाती है मीडिया के ऊपर कि जी कोई गारंटी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमें लिख के दिया था और इसके बावजूद हमें वो छोड़ के चले गए और अपने लिए अलग हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ये लिखे हुए और गारंटी वारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वर्करों की हद तक थे, वो काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं। अब मौलाना साहब ने आना है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो देखें हुकूमत खुद अपने लिए गड्ढे खोद रही है, जो कुछ कर रही है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। जिस तरह एहसान इकबाल जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, अब ये एहसान इकबाल का तमस्खुर नहीं है, पाकिस्तान का तमस्खुर उड़ाया गया ना, कि उनसे कहा गया कि तो बड़ी खुश है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को थी कि बानी पीटीआई के लिए कुछ कहेंगे, टेलीफोन कर देंगे, ख़त लिख देंगे, लेकिन उन्होंने तो हुकूमत की तारीफ़ कर दी और ऐसा लग रहा है कि हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। देखिए, एक डोनाल्ड ट्रंप की एक शुक्रिया के ऊपर ये तकिया किए हुए हैं, वो ये नहीं जानते कि वो किसी वक्त भी उसका मूड चेंज हो सकता है, और इन्होंने जो काम किया है उस पर तो शुक्रिया ही हो सकता था ना। देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान आपके लिए जो हम कहते थे ना कि बारूद का ढेर है, तो वो वाकई बारूद का ढेर बना हुआ है, इसलिए कि जो अफगानिस्तान का असलहा था वो उस वक्त वहाँ पड़ा हुआ है। अगर आपने इतना बड़ा कारनामा किया है जिस पे आपको मैं अमेरिका शुक्रिया भी अदा कर रहा है, तो आपकी ज़बान में, आपके मुंह में ज़बान है या नहीं है? आप ये नहीं कह सकते थे कि जी हम इतना बड़ा शिकार आपके हवाले कर रहे हैं। तो आप देखें कि अफगानिस्तान को जो आप माली इमदाद दे रहे हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आपका जो असला वहाँ पड़ा हुआ है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आफिया सिद्दीकी की बात हो सकती थी और बहुत सारे इश्यूज थे। ये बात तो नायब वज़ीर आज़म ने की है कि वो जो असलहा पे रिजर्वेशन है डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी है, उस पे पाकिस्तान इसाक डार साहब ने ये बात उठाई थी। देखें, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, हमारे पास बड़े मौके आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम सिर्फ वो जो है ना कि हमें कोई शुक्रिया अदा करे, हमारा कोई नाम ले ले, बस ये इस पे भी हम खुश होते हैं। वरना अमेरिका के लिए हमने जितनी मेहनत की है, जितना काम किया है, तो वो अगर देखा जाए तो उतना हमें वो उसका सिला अभी तक नहीं मिला है अमेरिका की तरफ से। पूरी सोशल मीडिया टीम भी तो यही चाहती थी कि बस नाम ले लें। भी हमारा यही सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ऐसी मतलब खुशखबरियां और मुबारक बातें हो रही थी, पीटीआई के सोशल मीडिया से हम देख रहे थे और आपके यूट्यूबर्स और आपके ब्लॉगर्स था। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि उनका कभी भी मूड बदल सकता है, तो अगर वो पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं हुकूमत को तो अच्छी बात है, मतलब मूड तो उनका आप लोगों के लिए भी बदल सकता है। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक वाकया हुआ है ना, एक वाकया इन्होंने कर दिया, चलो अच्छी बात है, वो उसके क्रेडिट भी आर्मी को जाता है और उनके इदारे को जाता है जो उन्होंने कर दिया। लेकिन ये भी आप साथ देखें कि आपके जो अफगान बॉर्डर है उससे लोग कैसे दाखिल हो रहे हैं, पाकिस्तान कैसे आ रहा है, ये भी तो सोचने की बात है ना। जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे भी आप जरा गौर करें कि उस दिन जो बनू में वाकया हुआ, 2 गाड़ियां कैसे अफगानिस्तान से भरी आती हैं और वो जाके कैंट में दाखिल होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुकूमत को इस पे तो कोई, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि जी हुकूमत की परफॉर्मेंस तो, माशी परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, वो तो छोड़े, जो दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की परफॉर्मेंस वो तो जीरो है। आपने कहा है कितनी दफा वज़ीर आला केपी भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से बात किए बगैर मामला नहीं समझ सकते, और जाहिर है एक तनकीद हुकूमत ये करती है कि आप लोग मुसलसल तीसरी दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार हैं, आपने पुलिस को, CTD को कितना इक्विप किया, पुलिस बहुत बेहतर काम कर सकती है, इस बात पे सबका इत्तेफाक है। आपसे एक अर्ज़ करूं जी, देखें ये बात तो बड़े शद्दमत से की जाती है, लेकिन ये जो बलूचिस्तान है इसमें क्या पीटीआई की गवर्नमेंट है? वहाँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वहाँ फिर क्यों दहशतगर्दी हो रही है? और वो क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वहाँ जो लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उस पे बारे में कोई बात ही नहीं होती है, उनको कोई ताना भी नहीं देता है कि जी वहाँ नौमान क्यों ठीक नहीं है। देखिए, दहशतगर्दी हमेशा सूबा नहीं कंट्रोल कर सकता, और फिर ऐसा सूबा जिसके साथ आपकी बॉर्डर लगी है, अब बॉर्डर को हम कैसे कवर करें? तो ये बात क्या है ना, ये बिल्कुल नालायकी है। अभी एक की बजाय 3 वज़ीर दाखिला हो गए हैं, अब अल्लाह खैर करे, होगा क्या एक रीजन इनके हवाले होगा, क्या होगा? ये तो आपस में भी लड़ेंगे। तो आप ये देखें कि आपकी पॉलिसी क्या है। आप बात नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हैं? आप आवाम को बताएं ना। हम मुसलसल दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, हम फ्रंट लाइन सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, हमारी आर्मी, हमारी फौज, हमारे इदारे, सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है, अवाम कुर्बानी दे रही है।
इसमें हुकूमत का क्या रोल है? वो यही कहती रही बिल्कुल कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे जवान रोजाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस तनकीद में वजन नहीं है कि पुलिस को जिस तरह होना चाहिए था, मुसलसल 3 दफ़ा बरसर इक़्तिदार रहने के बाद आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वहाँ नहीं खड़ी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं जो ये पुलिस रोकती भी है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो सिक्योरिटी इदारे रोकते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, वो सामने नहीं आते। जब ब्लास्ट हो जाता है वो सामने आता है। तो एक चीज अगर बॉर्डर क्रॉस करके आती है तो सबसे जिम्मेदारी तो चलिए कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल साइड, ईद के बाद तो एहतजाज होना था। अच्छा शौकत यूसुफ भाई, हम है शायद हाँ यही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम ग्रैंड अलायंस की अनाउंसमेंट सुनेंगे इस महीने में या ईद तक, या फिर हमें कोई बहुत एहतजाज का आप लोगों का कोई कॉल आने वाली है? आप लोगों ने क्या प्लान क्या किया, करना क्या है? नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आप देखें, हमें बहुत बड़ी दहशतगर्दी का सामना है जी। 2 वाक़यात पेदर पे हो गए हैं, अकोड़ा खटक में भी हुआ है, और इसमें इसको देखें, इसको क्या कहते हैं, सिर्फ नजर नहीं करना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट इशूज हैं, इस पे वफाकी हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ेगा। वो अपने आप को जान नहीं छुड़ा सकती। वो अपनी पॉलिसी बताए अफगानिस्तान के हवाले से, हमें कहते हैं आप बात ना करें, और हम भी नहीं बात करते हैं। तो क्या करते हैं? लोगों को मारना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इस तरह डिस्टेबलाइज होता जा रहा है, ये जख्म में आपने पट्टी बांध दी है, उसको आप खराब करना चाहते हैं। इसका तो इलाज होना चाहिए फौरन। इस वक्त वजीर खारजा को काबुल में होना चाहिए था, 2 टोक बात करनी होनी चाहिए थी। इस तरह इस्लामाबाद में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के धमकियां ना दे, जाए बात करे, वजीर दाखिला बात करे। आए वजीर दाखिला कितनी मरतबा आया है? ये जो वाक़यात हुए बड़े बड़े, आपने देखा उनको कभी? सर मुताबिक कोशिशें की गई हैं। आपको लगता है कि जितना एतमाद का फुकदान है, अब तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है? ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है वहाँ पे भी हमारा। देखें सर, ये पता है कि उनका नतीजा निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। मैं क्यों बताऊं? ये गवर्नमेंट का काम है, जाए बात करे। नहीं निकलता है तो उसका हल क्या निकलता है वो भी बताए ना। क्या हम पख्तूनों का या जो हमारे पास वक्त कम है, आखिरी आपसे सवाल पूछेंगे। सजेशंस जो इट्स अ वेरी सीरियस इशू, यू आर राइट, आपकी सजेशंस भी सामने आ गए, लेकिन पूछना हमने आप लोगों की प्लानिंग के बारे में था। बट आई गेस रिगार्डिंग द ग्रैंड अलायंस, ईद के बाद सर एहतजाज की तैयारी है? शौकत साहब बिल्कुल है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ग्रैंड अलायंस पे मैंने आपसे कहा काफी पेशरफ्त हो चुकी है। अब चूंकि जब तक इस पे साइन नहीं होता है, अनाउंसमेंट नहीं होती है, तो वो तनकीद तो होती रहेगी। हुकूमत वाले कहेंगे जी मौलाना साहब नाराज है, इनके साथ नहीं बैठना चाहते। यार आप लोग एक दूसरे का गिरबान फाड़ते थे, गालियां देते थे, एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या करते, आप इकट्ठे बैठे हैं। तो मौलाना साहब हमारे तो सियासी इख्तिलाफात थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अब बिल्कुल मामला तय हो चुके हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, खाने खाते हैं, तो ये इससे ज्यादा और अच्छे ताल्लुकात तो नहीं हो सकते। बाकी तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए गए हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल हम उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर ग्रैंड अलायंस में ताख़ीर होती है तो तहरीक इंसाफ ईद के बाद अपना मंसूबा, अपना प्लानिंग करेगी और अपना प्लान देगी कौम को। इसलिए कि जो कुछ हो रहा है मुल्क में, वो ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं। यही शौकत साहब हमने आपसे यही पूछना था। थैंक यू फॉर आंसरिंग के ये गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। ईद के बाद अनाउंसमेंट्स भी हो जाएंगी। मैंने कहा जी मुल्क में जो हो रहा है जमहूरियत वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तहरीक इंसाफ अगर ग्रैंड अलायंस एक तो बन जाएगा, वो पूरी उम्मीद है, और अगर नहीं बनता तो पीटीआई अपना लाएअमल देगी। देखिए वो काफ़ी होपफुल है कि ग्रैंड अलायंस जो है वो बनने वाली है, लेकिन वो ऑप्शन भी है कि अगर नहीं बनता तो पीटीआई अपना अकेला लाएअमल दे सकती है। अच्छा जी, अब ज़रा अवामी मसाइल पे इसलिए आते हैं क्योंकि आपको पता है रमज़ान का पूरा एक हफ़्ता जो है वो कंप्लीट होने को आ रहा है, लेकिन जो कीमतें हैं सब्जियों की और फलों की, नाउ कैन यू इमेजिन, बहुत से लोग वो इमेजिन नहीं कर सकते कि फ्रूट चाट के बगैर इफ्तारी हो जाए, लेकिन फ्रूट चाट में अगर 2-4 चीज़ें 4 चीज़ें भी आप डाल लें तो बजट आउट हो जाएगा, क्योंकि फल इतना महंगा हुआ है। आपको पता है कि आज मैंने तरबूज लिया है, और वो एक तो इतने बड़े 6 किलो से कम छोटा तरबूज तो आ ही नहीं रहा, एंड इट वॉज 200 पर किलो। तो आपका तरबूज ही सोच लें कि आप 1200 रुपये हो गया, हज़ारों में बात जा रही है। तो मैंने लिया, लेकिन मैंने आधा लिया। फिर मैंने दुकानदार से कहा कि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, और उसने आपको आधा दे दिया, उसने मुझे आधा दिया, तो आधा आप मेरे लिए ले आते हैं। अब अब्दुल्ला ये सारी बातें हैं ना, अब हमें ऑन एयर करनी पड़ेंगी। आप ले ही रहे हैं तो मेरे लिए भी ले लेते हैं। चलें, डेरा इस्माइल खान हम चलेंगे, और वहाँ पे सईदुल्लाह मरबत हमें बता रहे हैं कि किस भाव सब्जी और फल बिक रहे हैं।
माह रमजान से पहले जिन फल फ्रूट की दुकानों पर रश नजर आता था, अब नजर क्यों नहीं आता? दुकानदार महंगा फल रोजादारों का मन ललचाने के लिए चमकाने में लगा है, लेकिन पूरे दिन का भूखा प्यासा फ्रूट चाट का खाहा मुंह में पानी लिए आगे निकल जाता है। फ्रूट किधर खाएगा? हाँ, फ्रूट खा सकते हैं। 200 रुपये खरबूजे और हमारे 6 बेटे 2 बीवी हैं, तो किधर खाएंगे? अमीर बंदा तो खा सकता है, लेकिन गरीब बंदा भी इसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ नहीं पहुंच सकते। ये सीजन में ये है कि मुसलमानों को रिलीफ देना चाहिए ना। दुकानदारों के मुताबिक मुल्की मौसम सिर्फ स्ट्रॉबेरी का है। व्यापारी ज्यादातर फल गैर ममालिक से दरामद करके लाए हैं। ऐसे में हम कैसे सस्ता बेचें? महंगा इसलिए बेच रहे हैं, ये अंगूर जो है ये अजरबैजान से आ रहे हैं, और ये पीछे जो अंगूर पड़ा है ये ईरान से आ रहा है। किसी चीज का भी सीजन नहीं है, सीजन चल रहा है तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी का है। हैरत की बात यह है कि अपनी स्ट्रॉबेरी भी 400 और 500 की होके मुंह चिढ़ा रही है। ये सेब 350 रुपए किलो, ये खरबूजा 250 रुपए किलो, ये खरबूजा 200 रुपए किलो, और ये सेब 250 रुपए किलो। दुकानदार रोजादार को फरहत बख्श फ्रूट और चटखारेदार फ्रूट चाट से इज्तनाब का मशवरा तो नहीं देते, ताहम कीमतों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी की सेहत के लिए गैर एलानिया परहेज ही बेहतर तस्वुर किया जा सकता है। अलबत्ता सब्जियों की सलाद अर्ज़ां कीमतों पर दस्तयाब है। कैमरामैन अदनान रजा के साथ सईदुल्लाह मरवत, जियो न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। वैरायटी हमारी कितनी माशाल्लाह। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में जो फल जो सब्ज़ी है, ऑनेस्टली हमारे बहन भाई कजन्स बाहर से भी आते हैं ना, कहते हैं ये हमारी सब्जियों की टेस्ट बाहर नहीं होता जो पाकिस्तान का। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी आदमी की तनख्वाह 40,000 है या 45,000 है या इवन 50,000 भी है, सो 250, 300, 400 रुपये किलो या दर्जन अगर फ्रूट मिल रहा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो मतलब ये तो लग्जरियों की बात आप कर रहे हैं ना, ये फल फ्रूट ये तो लग्जरी में आ जाता है। अभी तो बिजली का बिल उतना नहीं आ रहा, घर का किराया और बिजली का बिल देने में आधी तनख्वाह निकल जाती है, तो फिर बच्चे पढ़ाएं या फल खाएं। मतलब गैस का बिल, बिजली का बिल, वैसे ही अगर आपका किराए पे है मकान तो उसका बिल, तो बिल्स तो ख़त्म नहीं होते, तो फिर ये फल फ्रूट टाइप चीज़ें होती हैं, लग्जरी बन जाती हैं। ऑल्दो इंडिविजुअली वैसे सुनो तो कभी कभार लगता है कि चलो इसकी प्राइस शायद इतनी ठीक ही है, होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखें कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और फिर रमज़ान में ज़्यादा महंगी होती हैं चीज़ें। वैसे एक अगर आप बहुत ज़्यादा फल नहीं डालना चाहते फ्रूट चाट में, तो आप केला और सफ़ेद उबले हुए चने मिक्स कर लें और उसमें चाट मसाला डालें, बहुत मज़े की चाट। या सिर्फ अमरूद और थोड़ा सा आप कोई किन्नू का रस वगैरह कर लें, वो भी बहुत अच्छा होता है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम। आपको बताएं कि गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप जाने की कोशिशों और पै दर पै कश्ती हादसात में पाकिस्तानियों की हलाकतों के बाद FIA अब पूरी तरह मुतहर्रिक दिखाई देती है, और मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर, हवाई अड्डों पर FIA की जानिब से बैरून मुल्क जाने वालों की सख्त स्क्रीनिंग की जा रही है। आम तौर पर रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की अदायगी करने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाती है, और ऐसे में FIA मुसाफिरों की कड़ी जांच पड़ताल जो है वो कर रहा है, और आई होप ऐसा ही हो रहा है। मतलूबा कवायद ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें ऑफलोड किया जा रहा है। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो कराची एयरपोर्ट से ही 14 उम्रा ज़ायरीन समेत 13 दीगर मुल्कों में जाने वाले मज़ीद 39 अफराद को ऑफलोड किया गया है। अब ये कौन कौन से ममालिक हैं और क्या वो प्रोसेस है, क्या वो डिटेल्स हैं जो अगर ना हों तो आप ऑफलोड हो सकते हैं, ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डोगर साहब, वैसे आई एम सॉरी लेकिन हम काफ़ी ये बात तो कर रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि अब इतनी बात वायरल भी हो चुकी है, लोगों को पता भी है कि अगर पूरे कागजात नहीं है, किसी और काम के लिए जा रहे हैं, कोई बैगिंग वगैरह, तो नहीं आप जा सकते, पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग ट्राई मार रहे हैं। तो मतलब इतने लोगों को अगर FIA पकड़िए, 39 लोग जो हैं अभी, ये 39 तो एक दिन का है, इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि साल 2000 पिछला साल जो था उसमें ये तादाद 5016 थी जी। पूरे एक साल में। तो पिछला जो फरवरी जनवरी गुजरा है उसमें इससे आधी 2339 लोग, यानी सिर्फ 3 महीने में हो गए। तो अब यही एवरेज तकरीबन जो बन रही है, अगर हम देखें तो
45-46 की डेली की एवरेज के हिसाब से ऑफलोडिंग हो रही है। अब इसकी वजूहत ये है, एक तो कश्ती हादसा जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके वो हुए, तो यहाँ काफ़ी सख्ती हुई कि वहाँ लोग जा रहे हैं तो कैसे पहुँच रहे हैं, तो वो उसका ज़ियारतों का है उनका, या उम्रा ज़ायरीन है, या वो विज़िट वीज़ा जो है इनके ज़रिए से जाते हैं, तो इस वजह से वो होता है। तो अब हर बंदा कहता है कि रमज़ान मुबारक है, कैसे लोग जा रहे हैं, उम्रे पे क्यों उतारा जा रहा है, तो हम भी ये क्वेश्चन जब उनसे करते हैं तो बेसिकली उनके पास एक उन्होंने जो सेटअप एक मेंटेन किया हुआ है वो ये है कि आपके पास उस प्रोटोकॉल में आपने जो वहाँ की होटल बुकिंग लाजमी होनी चाहिए सऊदी अरब में, और आपके पास पैसे इतने होने चाहिए कि जो आप अगर 15 दिन या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का जो आपका अगर उम्रा का वहाँ का पैकेज है तो उसमें आप खर्च क्या करेंगे। आपके पास होटल बुकिंग नहीं है और आपके पास पैसे भी इतने मतलब नहीं है, ये सारी चीजें आपने डिक्लेयर करनी है वहाँ पूछते हैं जिसकी वजह से अगर आपके पास ये 2 चीज़ें खास तौर पे नहीं है, पैसे पूरे नहीं है या आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, या तो पैसे बहुत ज़्यादा हो आपको मैं होटल बुकिंग वहाँ कर लूँगा, ऐसा भी, तो इस वजह से वो डाउटफुल हो जाता है। डाउटफुल क्या है कि वहाँ जाके वो या तो भीख मांगेगा या फिर आगे कहीं निकल या फिर उसका आगे का कोई ट्रैवल। ये उम्रा वाला रूट भी इस्तेमाल होता है आगे यूरोपीय मुल्कों में जाने के लिए? कहाँ का उम्रा वाला रूट भी इस्तेमाल होता है? सबसे ज़्यादा रिसेंटली जितने भी लोग अभी रिटर्न हुए हैं या कश्ती हादसे में जो वो हुए तो वो उम्रे पे ज़्यादातर गए। ज़ियारतों का था, इराक का है, ईरान का है, वो तो हमें पता वो तो था ही था, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश हुआ। अब जब ये सारी पाबंदियाँ हुई हैं, कुछ पकड़ धकड़ शुरू हुई है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब स्टूडेंट वीज़ा का वो हो गया। अब कब्रस में स्टूडेंट वीज़ा पे लोग जा रहे हैं जो कि वहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसी कि वहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हों या आप अगर अज़रबैजान में जा रहे हैं स्टडी वीज़ा पे तो वो भी कुछ समझ में नहीं आता कि वहाँ पर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है। जब देखें जब वो आ रहा है तो इंटरव्यू दे रहा है ना जब आपका वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो वहाँ खुल जाता है कि भाई आपने क्या किया हुआ है और वहाँ क्या करोगे, तो उसको कुछ है। वीज़ा क्यों मिलता है? देखिए वीज़ा तो डॉक्यूमेंट आपने पूरे कर दिए एजेंट के जरिए से, उस डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं आपने पूरी कर दी, आपको वीज़ा मिल जाता है। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी भी मुल्क के किसी भी बंदे को वीज़ा दिलवा दें, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल जो चेक लगा रखा है उन्होंने वो एयरपोर्ट पर यही चीज़ होती है कि आपको देखना है कि आप जेन्युइन ट्रेवलर हो या जेन्युइन स्टूडेंट हो या आप यानी या ऐसे चक्कर में जा रहे हो। 13 और ममालिक हैं जिन पे जाने वाले 39 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। सिर्फ आज की बात कर रहे हैं 24 घंटों की। कोई लिस्ट है आपके पास कि कौन कौन से मुल्क जाते हैं ज्यादातर लोग इसमें से? और उम्रा ज़ायरीन क्या अपने डॉक्यूमेंट जो ऑफलोड हो गए क्या मतलब वो फिर ऑफलोड हो गए या वो अपना जिसने जेन्युइनली जाना है उम्रे के लिए वो अपना डॉक्यूमेंट पूरा करके दोबारा जा सकता है दोबारा? लेकिन एक लॉस तो उसका हो गया ना, जो फ्लाइट उसकी फ्लाइट का लॉस हुआ है वो अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो रिक्वायरमेंट्स उनकी थी, चेकलिस्ट थी उनके पास, वो पूरी करके अगले दिन आ जाए तो उसको कोई वो मना नहीं है जाना, वो जा सकता है। लेकिन असल इशू ये है नाम किसी लिस्ट में आ जाएगा कि नहीं जी? नहीं, लिस्ट में वहाँ आता है कि जैसे कि कल का अगर हम परसों तस्करा करें, एक साहब सऊदी अरब जा रहे थे, उनको जब उनका नाम ब्लैक लिस्ट में था, IBMS में उनका नाम ब्लैक लिस्ट था। वजह क्या थी कि वो कतर में कहीं किसी वक्त पिछले दौर में खजूर बेचते हुए वहाँ पर पुलिस ने उनको पकड़ा तो वो उसको जो है वो हारूब डिक्लेयर हुआ, यानी आप जो है वो बेकारी डिक्लेयर हुआ, तो अब उसको नहीं जा सकता। वो कम से कम इन कंट्रीज़ में तो वो नहीं जा सकता जहाँ पर उसको पाबंदी लगी। वैसे तो पेपर वर्क आपका और अगर जेन्युइन है, ये होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट, ये सब कुछ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक फ़्लाइट भी ऐसी बातों में या कोई पूरा नहीं था, मिस हो जाना बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, लेकिन थोड़ा ये मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ इस ऑफलोडिंग को। वजूहत क्या है कि अब जो मैं डिपोटीज की लिस्ट देखूं वो 37 नहीं, वो कम नहीं आ तो रहे हैं उतने ही। इस तादाद से डिपोटीज अगर हम देखें तो 3363 जो थे वो 2 महीने में उतारे गए हैं। पहले जो डिपोटी 17,000 पूरे एक साल में आए, तो रेशो तो वही है जो आ रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ भी गया है। लेकिन हम डिपोटीज की बात कर रहा हूँ कि अगर अब जो ताज़ा सिचुएशन मैं देख रहा हूँ पिछले उसमें तकरीबन एवरेज 6 से 7 की है जिन लोगों को डिपोर्ट, तो पहले वो होता था कि वहां पकड़ा गया उस मुल्क के अंदर, नहीं अब आप जो ही इमिग्रेशन पे गए हैं किसी भी यहाँ ही पकड़ ले तो बेहतर नहीं, यहाँ नहीं, उस मुल्क में जैसे आप बहरीन पहुंचे या सऊदी अरब पहुंचे, इमिग्रेशन पे आप पहुंचे, वहां आपसे सख्ती हो रही है। अच्छा, यानी अभी आप पहुंचे, आप अराइव ही हुए हैं और आपकी इमिग्रेशन हो रही है, सामान लेना है आपने, इमिग्रेशन क्लियर करा के जाके वहीं आपसे वो क्वेश्चनिंग इतनी सख्त है हो गई है, चीजें आपसे वो सख्त हो गई, तो आपको उसी फ्लाइट से अगली फ्लाइट से वापस भेज रहे हैं। तो ये डिपोर्टिंग बढ़ गई, शहर एंटर भी फिर नहीं करेंगे, आप एयरपोर्ट में ही आप वापस। तो इस एंगल में मुझे यहाँ वाली ऑफलोडिंग जो है वो कुछ पॉजिटिव लग रही है कि यही उनको वो कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात यही है कि खुदा के वास्ते जो अगर जाना है आपने कहीं भी ट्रेवल करना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। और अगर तो आपके इरादे इस किस्म के हैं कि अगर आप यहाँ बच जाएंगे हमारे इमिग्रेशन अफसरान या हुकाम से, तो आप
उस एरिया जहाँ आपकी मंजिल है, अगर आप किसी डूबियस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, आपने आगे निकलना है या भीख मांगनी है या कुछ भी गैर कानूनी करना है, तो वहाँ पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो इतनी टफ चेकिंग कर रहे हैं, इतनी सख्त वो सवालात। एक छोटा सा यूएसए का केस आया था हमारे पास। यूएसए का केस ये हुआ था कि एक साहब अपनी वालदा बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँच गए यूएस में। जब इमिग्रेशन हो रही है तो उसके लिस्ट के पास उन्होंने उनसे पूछा कि वेयर इज़ योर वाइफ, तो उसके पास उसने कहा नहीं वो नहीं आ सकी हैं, वो बिजी थी या जो भी उसने बहाना किया। तो वो इतनी अहमियत आपकी फैमिली को देते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी फैमिली को डिपोर्ट कर दिया और कहा कि जाएं अब पाकिस्तान वापस रेस्ट करें, उसके बाद अपनी वाइफ को साथ लेके जरूर आए। हाँ। तो ये छोटी छोटी वजूहात हैं जो उधर भी हो जाता है ना कि मतलब सारों को ले आए हो, बीवी को क्यों नहीं लेके आए। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो हम यही कहेंगे, इफ़ यू आर इंटेंडिंग टू ट्रैवल तो अपना पेपर वगैरह एवरीथिंग शुड बी इमैक्यूलेट, सब कुछ साथ रखें ताकि कोई इस किस्म की चीज़ ना हो। ख़ास तौर पे मतलब जेन्युइन केसेस तो शायद रिपोर्ट हो ही रहे होंगे, कभी कभार जो सही तरीक़ों से गए हैं, सही जेन्युइन रीजंस के लिए गए हैं, शायद वो भी पकड़ में आ गए। बस अपना पेपर पूरा होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक लेनी है, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर। एंड हैव सम मनी टू। अभी हम जाएंगे आपको लेकर थरपारकर के शहर मिठी, जहाँ पर इफ्तार के लिए चटपटी नमकीन चाट बहुत पसंद की जाती है। अभी मिठी में मीठी चाटे नहीं होंगी, कोई मीठी नमकीन है, मीठी नहीं है, मीठी होनी चाहिए। हमारे साथी हैं अब्दुल गनी, वो हमें बता रहे हैं कि क्या सीन है। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के अंदर इफ्तार के वक्त नमकीन और चटपटे जो आइटम्स हैं उनको खासा पसंद किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिट्टी शहर में, जहाँ पर चटपटी और लजीज नमकीन चाट का स्टाल लगाया गया है। ये चाट किस तरह बनती है और इनके अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो मिक्स की जाती हैं, आइए बात करते हैं चाट बनाने वाले कारीगर से। ये चाट पापड़ है, इसके अंदर दही पड़े, छोले और प्याज, टमाटर, खीरे, बंद गोभी डालते हैं हम। ये पापड़ जो इसमें डालता है, ये सबसे अच्छी बात ये हम खुद बनाते हैं। पापड़ हम ही बनाते हैं घर पे, बाजार से नहीं लेके आते। इसमें सबसे अच्छी बात पापड़ हमारा है, और मसाले भी है, दही भी है। नमकीन चाट है हमारे पास, तकरीबन 15 साल से ये चाट चला रहे हैं हम। वैसे तो रमज़ान के महीने में डबल शिफ्ट चलाते हैं, इफ्तारी के टाइम लोग पार्सल लेके जाते हैं हमारे से। इनका कहना है कि ये चाट खासी पसंद की जाती है, ख़ास तौर पे बच्चे और बड़े अपने इफ्तार के दस्तरखान की जीनत बनाने के लिए इसे पार्सल की तौर पर ले जाते हैं, और शाम के वक्त इसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आने वालों का रश खासा बढ़ जाता है। आई लाइक, मुझे अच्छा लगा। पापड़ी अगर वैसे ही डली हो ना तो चाट का मज़ा दोबाला हो जाता है। अब्दुल्ला, एक अजीब सी बात है, देखो अगर खूबसूरत सी बनी हुई प्लेट हो ना एक, और हमने जैसे अभी टीवी पे देखा या कहीं भी देख लो, बेशक आप 10 दिनों से वही चीज़ खा रहे हो, आपका फिर दिल चाहता है वही चीज़ खाने को, तो क्या वैरायटी हो जब मूड वही हो रहा है। going to be a headline break. Welcome back. Assalamualaikum. If you guys are just joining us, क्या हाल है आप लोगों का? बहुत सी बातें हो गई, लेकिन आज हमने क्रिकेट की बात आपको पता है ना नहीं की, और अभी भी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, बिकॉज और बहुत सी बातें हैं करने को, जैसे कि लाहौर चलेंगे। ठीक है जी, ओके। और लाहौर में कुछ हफ्ते पहले आपको पता है ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन बनाई गई, लेकिन वो तजर्बा तो सॉर्ट ऑफ कामयाब नहीं रहा। इसके अलावा भी आजकल भरपूर चालान किए जा रहे हैं, और अच्छा ही है क्योंकि लोग कंप्लाई कर रहे हैं। ना आप लेन तब्दील कर सकते हैं, ना आप जो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ बंदा है वो बगैर बेल्ट के ट्रैवल करता हुआ नज़र आ सकता है, सीट बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, ना आप ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं। सो क्या सीन है इस वक्त, ये हमें बता रहे हैं हमारे साथी अहमद फराज हमें बता रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त फ़िरोज़पुर रोड पर ही मौजूद हैं, और पंजाब हुकूमत की जानिब से LDA ने यहाँ पर फ़िरोज़पुर रोड पर साइड लाइन में सब्ज़ रंग का जो पेंट किया था, एक तो वो पेंट उतर गया, और कहा यह जा रहा है कि जब बारिश हुई है उस बारिश की वजह से ये पेंट मुकम्मल तौर पर इसने सड़क को साफ़ ही कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह ये फीका हो गया, और यहाँ पर कोई समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर पहले पेंट था भी या नहीं। और दूसरा ये जब पेंट किया गया तो इस पेंट पर भी जो मोटरसाइकिल सवार थे वो फिसलन की वजह से गिरकर ज़ख्मी हुए। हालांकि ये इस मकसद के लिए बनाया गया था कि इन मोटरसाइकिल सवारों को हादसा से बचाना है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको सेफ़ करना है। लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ वो पेंट से गिरे, बल्कि इसके साथ जब मेन रोड से क्रॉस करके जब मोटरसाइकिल सवार जब यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये कैट आइज़ लगी हुई हैं।
तो कैट आई से भी मोटरसाइकिल जब टकराती है तो वो गिर पड़ते हैं और ज़ख्मी हुए, और मुतअद्दद जो है अस्पतालों में ज़ख्मियों की तादाद रिपोर्ट हुई है कि जो इस लाइन में गिरकर ज़ख्मी हुए। हालांकि ये लाइन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाई गई थी, ग्रीन लाइन, कि यहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों को महफूज सफ़र की जो है उनको हो सके, लेकिन वो गिरकर ज़ख्मी होते रहे और अब तक जो है दोबारा इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना दोबारा इस पर पेंट किया गया है और ना ही यहाँ पे कोई एहलकार खड़ा है कि जो मेन रोड से आने वाले मोटरसाइकिल सवारों को इस रोड पे खड़ा करें। जी अच्छा, मुझे अफसोस हुआ है सुन के, थैंक यू अहमद फराज, क्योंकि बड़ी फैनफेयर से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कि एक डेडिकेटेड लेन जो होगी वो मोटर बाइकर्स के लिए होगी, एंड वी ऑनेस्टली वांटेड इट टू वर्क आउट बट क्लियरली इट हैजंट। तो इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, बिकॉज जो चीज़ें चल रही थी वही इतनी अब मुश्किलों से मैनेज हो रही हैं, क्योंकि एक लेन जो है उन्हीं लेन्स में, एग्जिस्टिंग लेन्स में से अगर आप एक डेडिकेट कर देंगे तो बाकी तो टाइट ही पड़ जाएगा ना, मामला बॉटलनेक बन जाती है फिर उस पूरे बहुत सारी जगह। बट अदरवाइज जो सख्ती की जा रही है उस पर लोग ज़रा कंप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में IG सिंध और DG FIA को आज तलब कर रखा है। दोनों अफसरान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और पौश इलाकों में फैलती मनशियात फरोशी से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। अच्छा, ये जो केस है ना, ये लिटरली हर ज़ुबान पर है। मतलब आप मस्जिद चले जाएं, आप जिम चले जाएं, आप बाज़ार चले जाएं, आपको पता है कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं, एवरीबडी is talking about this case. And also या तो होना कि जी दो चार ये लोग थे, ये हुआ और बस ख़त्म बात, नहीं, every day there is a new name that is coming up. मतलब there is so much depth in this case कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितना बड़ा नेटवर्क था, तो वो रोज़ एक नया इंकशाफ जो है होता है। कमेटी ने DG FIA और DG एंटी नारकोटिक्स को भी तलब कर रखा है। आपको पता है ज़ैली कमेटी के सामने एक्साइज एंड टैक्सेशन के सेक्रेटरी भी पेश हैं। कमेटी कन्वीनियर अब्दुल कादिर पटेल और दीगर अरकान IG सिंध से अब तक की पेशरफ्त पर सवालात कर रहे हैं। काशिफ मुश्ताक है हमारे साथ। काशिफ, बताइएगा इस केस के हवाले से, क्योंकि हम केस की तो बहुत बात कर रहे हो, पहले लगता था दोस्तों की लड़ाई हुई और एक का कत्ल हो गया और थोड़े से मंशियात भी बीच में इन्वॉल्व है, लेकिन अब तो इट्स लाइक अ पेंडोरास बॉक्स। रोज एक नया नाम भी आता है, कोरियर कंपनीज के नाम भी बीच में आ रहे हैं, जहाँ से मतलब इतना स्मूथली ये ऑपरेशन चल रहा था और फिर हम सुनते हैं ये तो एक छोटा सा एक ऑपरेशन है जो पकड़ा गया है बिकॉज एक शख्स का कत्ल हो गया बीच में, वरना इस तरह तो सैकड़ों एस्टेब्लिशमेंट्स हैं शहर में। बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, जो कमेटी आज CPO पहुंची है IG ऑफिस में और वहां IG सिंध की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई है, और ना सिर्फ मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई बल्कि जो मंशियात से जुड़े नाम सामने आए उनके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट पहले शिराज की आई, फिर अरमुगान की आई और फिर उसके बाद साहिर नामी एक शख्स की इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें 12 मजीद अफराद के नाम सामने आए। उन 12 अफराद के मंशियात के हवाले से जब हिस्ट्री निकाली गई तो एक बड़ी हिस्ट्री सामने आई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इस पे काम कर रही है और IG सिंध की जानिब से जब आज ये ब्रीफिंग दी गई तो उन 12 लोगों के बारे में भी बताया गया और उनके जो सराउंडिंग के जो लोग हैं इस हवाले से भी डिस्कस किया गया है। ताम कमेटी की जानिब से न सिर्फ मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई बल्कि मंशियात के हवाले से भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि जो ये 12 लोग हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और इनके हवाले से भी तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाए। हम इस हवाले से भी जो है वो बहस जो है वो रही और IG सिंध की जानिब से न सिर्फ तमाम तर मंशियात के हवाले से बताया गया, FIA के जो DG थे उनकी जानिब से अब तक का जो केस का रुख है उस हवाले से बताया गया। आपको हमने पहले भी बताया कि न सिर्फ पुलिस, AVCC, SIU बल्कि मुख्तलिफ इदारे जो है वो इस केस पर काम कर रहे हैं। FIA की जिम्मेदारी जो है वो ये लगाई गई थी कि जो लैपटॉप्स वहाँ से अरमुगान के घर से बरामद हुए हैं उनकी छानबीन की जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी इस हवाले से छानबीन की जाए। तो FIA की जानिब से इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि IG सिंध की जानिब से जो पुलिस की यूनिट इस पर काम कर रहे हैं इस हवाले से तमाम तर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस जो है वो एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। ना सिर्फ इसमें ये 3 मुल्ज़मान अब शामिल तफ्तीश हैं बल्कि जो 12 लोग इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताए गए हैं उनके हवाले से भी छानबीन शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और साथ साथ उन 12 लोग के बैकग्राउंड में मजीद जो लोग सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ा नेटवर्क कराची के पोश इलाकों में मंशियात के हवाले से काम कर रहा था, इस पर भी छानबीन की जा रही है। अच्छा, चूंकि अब FIA भी इसमें इन्वॉल्व है तो कुछ ये पता लगा है या लगाया जा रहा है कि ये मनशियात और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या बैरून मुल्क से आ रहे हैं, क्या ये फ़्लाइटों पे लेके आ रहे हैं लोग, या ये बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है ऑन लैंड, या ये बाज़ चीज़ें यहीं पर उगाई जा रही हैं, ये भी इत्तलात हैं।
सो क्या इस बारे में भी कोई तफ्तीश आगे बढ़ रही है? देखिए, जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है अब्दुल्ला, उसमें एक मखसूस मंशियात का बड़ा जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम बीट बताया जा रहा है। तो इस हवाले से 2 नेटवर्क जो है वो काम कर रहे थे। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि एक नेटवर्क ये है जो इंटरनेशनली तौर पर जो कराची मुंतकिल कर रहा था या फिर इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहा था। फिर इस्लामाबाद के बाद जब वो मंशियात कराची पहुंच रही थी तो वो एक कोरियर कंपनी के जरिए पहुंच रही थी। इस हवाले से भी छानबीन शुरू कर दी गई है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो नेटवर्क बैरून मुल्क से पाकिस्तान मंशियात मुंतकिल कर रहा था, इस हवाले से छानबीन की जा रही है, लेकिन उसका अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। अलबत्ता जो 2 लोग इस्लामाबाद और लाहौर में इसे ऑपरेट कर रहे थे, उन तक पुलिस जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें जो याया और फाजिल का नाम बताया जाता है, जो इस्लामाबाद और लाहौर से मंशियात को कराची सप्लाई करते थे कुरियर कंपनी के जरिए। तो इस हवाले से भी छानबीन की जा रही है और तमाम तर तफसीलात हासिल की जा रही है। जबकि जो एक मुलजिम साहिल को गिरफ्तार किया गया, उससे जब ये पूछा गया तो कुरियर कंपनी से आप कैसे इसको ट्रांसफर करते थे, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मंशियात के हवाले से ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता था और पेमेंट भी ज्यादातर ऑनलाइन ही की जाती थी। जो अरमुगान है, इसके घर से जो कंप्यूटर्स बरामद हुए हैं, उनमें ऐसे ऑनलाइन काफी ज्यादा सबूत मिले हैं FIA को भी, जो इस मामले पर तमाम तर तहकीकात कर रहे हैं। और आज जब कमेटी CPO पहुंची है और इस हवाले से अब भी जो तमाम तर तफसीलात उन्हें फराहम की गई, तो उसमें ये तमाम तर चीजें डिस्कस की गई और ये बताया गया कि कमेटी जो है वो इस हवाले से भी पूछगछ कर रही थी कि आया जो मुस्तफा के पास गाड़ी थी उसकी क्या डिटेल है, या फिर जो इस घर से वेपन मिला है। तो IG सिंध की जानिब से ये भी उन्हें वाज़ा किया गया कि जो वेपन के लाइसेंस है उसे भी चेक किया जा रहा है। अब तक उस लाइसेंस के हवाले से भी तफसीलात सामने नहीं आई है। तो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो बात हुई है और इसकी केस को जो है मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रहा है। पुलिस की ना सिर्फ मुख्तलिफ यूनिट्स हैं बल्कि इसके साथ साथ FIA भी काम कर रही है और अब CTD को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो जो केस है, जो बुनियादी जो केस है काशिफ, मतलब दफात का इजाफा किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई अलग केस बनाया जाएगा मुबैना तौर पर। सो कुछ है इस बारे में आपके पास इत्तलात? अब्दुल्ला, देखिए ये केस जो था वो 302 कत्ल के केस से शुरू हुआ और मुख्तलिफ इसमें टर्न्स आ रहे हैं और इस यू टर्न्स को जो है वो इसकी वालदा, जो मुस्तफा की वालदा है हमारी, जब उनसे बात होती है तो वो इसको डिनाई भी करती है और वो कहती हैं कि इसको कत्ल के तरीके से जो है वो परसू करना चाहिए और दीगर जो चीजें इसमें शामिल की जा रही हैं, चाहे वो मंशियात के हवाले से हो, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो, या फिर FIA साइबर क्राइम अगर इस पर तफ्तीश कर रहा है तो वो तमाम तर जो तफसीलात है वो स्टेट इसको परसू करे। उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर जो दावा किया जा रहा है कि उनकी जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया और इस केस को कत्ल के हवाले से जो है वो तफ्तीश करना चाहिए। लेकिन पुलिस की जानिब से एक बड़े नेटवर्क पर अब काम शुरू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ना सिर्फ इस केस को कत्ल के हवाले से तफ्तीश की जा रही है बल्कि साथ साथ FIA को ये भी कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर हो रही थी, इस हवाले से देखा जाए, जो बिटकॉइन के इस्तेमाल हो रहा था उस हवाले से भी देखा जाए और ये ऑनलाइन जब मंशियात खरीदी जा रही थी तो इसकी पेमेंट कैसे की जा रही थी, मूड ऑफ पेमेंट को भी जो है वो मद्देनजर रखते हुए इस हवाले से भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया काशिफ, हमें आपने अपडेट की है। बिकॉज ये पहलू है इस केस के, इट स्टार्टेड ऑफ बाय बीइंग ऑब्वियसली एक कत्ल का केस, लेकिन उसमें इतने अब एलिमेंट्स हैं, इतने लोग हैं, इतने शहर हैं, बैरून मुल्क से चीज़ें आ रही हैं, मतलब इतना वसी इसका दायरा हो गया कि नेचुरली इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और फिर ये लोग इतना जो पैसा इकट्ठा करते थे उससे क्रिप्टो खरीदते थे और पता नहीं, ये इसकी बहुत परतें हैं। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एज वेल एंड टू देन रिलेट टू यू एज वेल। लेकिन ऑब्वियसली अब ये वक्त आ गया कि हमने ये भी समझना है कि ये बिल्कुल। और प्लीज़ हम दोबारा जब भी इस केस की बात करते हैं प्लीज़ अपने बच्चों पे नज़र रखें, बस यही कह सकते हैं। अल्लाह मियां देखिए, जब माँ बाप को भी नहीं समझ होगी क्रिप्टो और ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब्दुल्ला, वैसे सॉरी, अब जरा एक्टिविटी पे तो जरूर नजर रखें, लेकिन वो अगर आपको आगे से कुछ बच्चे सुना देंगे जी हम ये कर रहे हैं या दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, माँ बाप ये जरूर देख सकते हैं कि बच्चा अगर 1 लाख रुपए के स्नीकर ले रहा है या अपने फोन बदल रहा है या वेकेशन पे जाना चाह रहा है तो हाउ इज ऑल दैट, फ्रॉम वेयर इज ऑल दैट मनी कमिंग? बट समटाइम्स इट्स कैन बी गुड मनी। आपको क्या लगता है यूट्यूबर्स किस तरह पैसे बना रहे हैं? हमारे यूट्यूबर तो काम सामने है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजें अगर माँ बाप को भी थोड़ा सा समझदार और इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इन चीजों में, वरना बच्चे भी आपको कुछ भी सुना के कुछ भी बच्चे ये कह देंगे जी हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो आपको क्या समझ आएगी? तो थोड़ा सा तो शऊर लाना है ना, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड आई थिंक वी विल ऑल अंडरस्टैंड इट टुगेदर। हम इस पे बात भी करेंगे। यस, वी ऑल वुड अंडरस्टैंड इट टुगेदर। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे। एक पेंडोरास बॉक्स खुला है। पाकिस्तान के साबिक रेड बॉल कोच जेसन गिलिस्पी
कल मैंने आपको करेक्ट किया था, आज आपने मुझे खराब कर दिया है। अच्छा जी, जेसन गिलेस्पी की जानिब से इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद पर गैर मुल्की कोचेस के खिलाफ साजिशें करने के इल्जामात लगे। अब बहस ये चल पड़ी है कि गैर मुल्की कोचेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चैलेंजेस क्यों पेश आते हैं। पता है कल से ये सवाल हमारे जहन में शाएं कर रहा है। हालांकि देखिए सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये होता है ना कि यही वो कोचेज होते हैं बाहर और टीमों पे जाते हैं और फिर वो चैंपियंस बन जाते हैं और जीत जाते हैं। व्हाई इज इट नॉट इफेक्टिव ऑन अस? हाँ, तो ये क्योंकि गैर मुल्की कोचेस का अहम किरदार रहा है टूर्नामेंट जितवाने में टीमों को। 1999 में गैर मुल्की कोचेस का सहारा लिया, 1999 से एक्चुअली लिया जा रहा है। हमारे पास एक फहरिस्त पूरी आपके सामने रखते हैं, बताते जाएं। ये सिलसिला जनाब 1999 से गैर मुल्की कोचेस का सिलसिला शुरू हुआ, रिचर्ड पेबल्स से शुरू हुआ और इन्हें 2003 के वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बायस ओहदे से हटाया गया। उसके बाद बॉब वुलमर आए और बॉब वुलमर का तो वो नाम है जो कि लोग सबको ऑब्वियसली रिमेंबर। ऑल्सो 3 साल पाकिस्तान टीम की कोचिंग करते रहे। 2007 के वर्ल्ड कप के दौरान आयरलैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त की रात उनका अचानक इंतकाल हो गया, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। कौम के लिए भी और उनके लिए भी। बॉब वुलमर के बाद क्या हुआ? हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की कमान जेफ लॉसन ने संभाली और जो 1 साल बाद ही पीसीबी को खैर बात कहकर चले गए। फिर 4 साल बाद डेव वॉटमोर आए, वो कोच बने और इनकी सरपरस्ती में पाकिस्तान ने दूसरी बार एशिया कप जीता। पाकिस्तान और डेविड वॉटमोर का साथ 2 साल का रहा और उसके बाद वकार यूनुस आ गए। अच्छा, उसके बाद वकार यूनुस आ गए, लेकिन 2016 में मिकी आर्थर आ गए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मुकर्रर हुए और उनकी सरपरस्ती में पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ये तो ऑब्वियसली रिसेंट हिस्ट्री हो गई। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान पहले नंबर पे आया, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद उन्हें भी फारग कर दिया गया। 2023 में मिकी आर्थर की बतौर डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट वापसी हुई, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली के साथ ही उनका सफर भी वहां खत्म हो गया। बेसिकली और शॉन टेट को भी बतौर मेंटोर हायर किया गया। अप्रैल 2024 में भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जितवाने वाले गैरी क्रिस्टन को 2 साल के लिए वाइट बॉल का कोच मुकर्रर किया गया, लेकिन 6 माह बाद इख्तलाफात की वजह से वो इस्तीफ़ा देकर चले गए। रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी ने भी 2.5 माह बाद ये ओहदा छोड़ दिया। सो ये है 1999 से अब तक की कहानी। तो यानी हिस्ट्री तो हमारी बड़ी रिच है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, बड़ा अच्छा भी हमने काम किया। बट पिछले कुछ सालों में ये पूरी लिस्ट से ही अगर आप देख लें तो इट हैज़ नॉट बीन वर्किंग आउट फॉर अस, स्पेशली गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी का आना और फॉरेन से चले जाना, मतलब अपना उनका टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ जितना कॉन्ट्रैक्ट था। Why has it not been working out for us is an important question। ये हम कल भी बात कर रहे थे राशिद भाई से भी और उनका भी अपना तजर्बा है सर्टनली, लेकिन इन लोगों का भी अपना तजर्बा। अच्छा, जेसन गिलेस्पी का क्या कहना था ये भी देख लें। I saw some comments from Sunil Gavaskar about the Indian B team or Indian C team would beat the Pakistan top team. That's nonsense, absolute nonsense. The Pakistan pick and stick with the right players and give them time to shine and you know time to learn and develop their games. They can beat anyone. I've got no doubt about that. PCB and the board want change and want results to improve. They need to get the right people in place, get the right players on the bus, and get the right selection panel in place and back them in and give them time and be patient with them to allow them to just do their jobs. And same goes with the coaches. If you're going to give a coach an opportunity, give them an opportunity to really build something meaningful, because otherwise the results are going to stay the same. ये तो आपने सुन लिया। अच्छा, जेसन गिलेस्पी ने ये भी कहा और भी बड़ी चीज़ है। बेसिकली उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम जो है ना वो किसी को भी हरा सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ों का जेल होना जिसमें कोचेस भी हैं, मैनेजमेंट भी है, सिलेक्टर्स भी हैं, प्लेयर्स तो हैं ही हैं, प्लेयर्स भी सही तो इसमें टाइम लगता है और उनके साथ सब्र से काम भी लिया जाए। हाँ, तो टाइम भी लगता है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करना ये भी शायद ठीक नहीं है। अच्छा जी, चलें अब इस पे बात करते हैं। हम कल से बात कर रहे थे फॉरेन कोचेस के हवाले से कि वाई इज़न्ट इट वर्किंग आउट। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद, क्या हाल है आपका? अच्छा, सबसे पहले तो अहमद, पहले तो आप अपना ज़ाती तजुर्बा जो है ना, अपना एक्सपीरियंस बताएं। आपने पाकिस्तानी कोचेस के साथ भी काम किया है और फॉरेन कोचेस के साथ भी, तो फ़र्क क्या होता है और फ़ायदा किसके साथ ज़्यादा होता है, या हर किसी के ऑब्वियसली एडवांटेजेस तो होंगे? एनलाइटन अस प्लीज। देखिए, वो लोग बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं और वो उनकी जो ग्रूमिंग हुई होती है
वो सारी इंसाफ पे मबनी होती है। उनमें फेवरेटिज्म और लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत कम पाया जाता है। ये चीजें उनमें वो मेरिट पे चीजें करते हैं, जो चीजें टीम के लिए ठीक होती हैं, और प्लस उनको नॉलेज भी होती है। उन्होंने प्रॉपर कोर्सेज किए होते हैं, और कोर्सेज भी वो वाले जो यहाँ से नहीं होते, जो उनके अपने मुल्कों से, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से होते हैं, टॉप नॉच। तो और उन्होंने उनका फिर नीचे एक्सपीरियंस होता है। कोई भी डायरेक्ट आप देखें कि यहाँ पे तो जो हमारे कोचेज लगते हैं वो पाकिस्तान खेल के आते हैं और डायरेक्ट कोचिंग में आ जाते हैं। तो अगर आप गोरों को देखेंगे, फॉरनर्स को देखेंगे, तो वो नीचे पहले डोमेस्टिक अंडर-19 में काम करते हैं। जिस तरह आप राहुल द्रविड़ को देखिए, उन्होंने वहाँ पे उनका पूरा एक जाल बिछाया, प्लेयर तैयार करके दिए भारत के यंगस्टर्स जो भी भारत के अंदर खेल रहे हैं। उसके बाद वो फिर भारत की मेन साइड में आए और मेन साइड में वर्ल्ड कप जितवा के फिर साइड पे भी हो गए। तो आप देख रहे हैं ये एक प्रोसीजर होता है जो पाकिस्तान में मिसिंग चल रहा है। अच्छा अहमद भाई, वजूहात जो भी रही हों, यहाँ कभी कोई गैर मुल्की कोच टिक कर काम कर पाया नहीं है बहुत देर। तो कभी कहा जाता है कि पे पावर बाहर करा देती है, कभी ये कि बोर्ड मैनेजमेंट के साथ गुजारा नहीं होता। आपकी समझ में असल मसला होता क्या है? नहीं, मामला यही है कि देखिए, जो पीछे रिसेंट पास के अंदर अभी जो कैरी कर्स्टन और गिलेस्पी आए थे, ये तो जबरदस्त कोच थे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर फॉरनर आए वो भी थोड़े से पाकिस्तान के रंग में ढलते हुए नजर आए। उन्होंने भी फेवरेटिज्म किया, दो के उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए, एक आधी टूर्नामेंट उन्होंने जीता, लेकिन वो भी फेवरेटिज्म करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिसेंट पास के अंदर जिस तरह पाकिस्तान में फॉरन गैरी जैसा बड़ा कोच आया और उसको जिस तरह हमने ट्रीट किया और उसको जो है ना डीथ्रोन कर दिया, वो फिर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है वर्ल्ड वाइड। और फिर होता यही है कि जैसे ही उनको मौका मिलता है, जिस तरह अभी जेसन गिलेस्पी ने आप देखेंगे किस वर्ड का इंतखाब किया, क्लाउन ही कह दिया। आई एम ऑल फॉर दिस के दिस इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज, लेकिन हम ही मौका देते हैं ना उनको इस तरह के वर्ड यूज करने का। ऑब्वियसली वो कह रहा है कि मुझे अंडरमाइन किया गया। ये वही आकिब जुवैद साहब थे जो मुझे अंडरमाइन कर रहे थे थ्रू पीसीबी, और मुझे हटवा के खुद आ गए और पाकिस्तान टीम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो तो फिर मौके ढूंढते हैं, फिर जग रसाई का सामना आपको करना पड़ता है, और यही बातें हम आपको पहले बता रहे थे। तो आपको लग रहा है सेंटिमेंट ठीक था, चॉइस ऑफ वर्ड सही नहीं था, गला खराब हो गया। अच्छा अहमद भाई, अब लास्टली अब पाकिस्तान एक फुल टाइम कोच की तलाश में है। जाहिर है आकिब जावेद का नाम भी ऑप्शंस में शामिल है, लेकिन और भी बहुत से लोग होंगे। अगर आपसे वोट मांगा जाए तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का कोच किसको होना चाहिए और कितने अरसे के लिए होना चाहिए? मुझे तो नहीं पता कि पाकिस्तान का कोच किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। तो जिनके काम है ये तो वो लोग फाइंड करें ना, वो लोग जिनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाग भाग के जाता है जब भी कोई मसला पड़ता है, और जाता भी सेम लोगों के पास है, और उन्होंने भी कभी अच्छा कोई सोल्यूशन दिया नहीं, फिर भी उन्हीं के पास जाया जाता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप लोग इन टर्म पे कब तक आगे चलते रहेंगे? आप लोगों को कोई क्लैरिटी देनी होगी अपने प्लेयर्स को भी और कोचिंग स्टाफ को भी, जो कि बिल्कुल है नहीं। और इस तरह बगैर क्लैरिटी के अंदर जब कोच को, प्लेयर्स को ये भी नहीं पता है, कप्तानों को, कि हमने 2 महीने भी रहना है कि नहीं, क्या आपकी टीम बना के देंगे और कितनी कॉन्फिडेंस के साथ वो काम कर सकेंगे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि राइट कोच जल्द से जल्द ढूंढना। अदरवाइज जिस तरह की सिलेक्शंस हो रही हैं और जो इतने बड़े आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरीके से हारने के बावजूद भी जो सिलेक्शन उन्हीं सिलेक्टर्स ने आपकी सिलेक्शन की, वही उन्हीं प्लेयर को आपने कुछ को वनडे में एडजस्ट कर दिया, कुछ को T20 में। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही वो एक 2 इनिंग्स में परफॉर्मेंस करेंगे, इनको दोबारा से जिन टीम से ड्रॉप भी किया वहां भी ले आ जाएगा। तो यही पाकिस्तान का अलमिया अनफॉर्चुनेटली जो अहमद कर रही थी। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद, आपने अपना ओपिनियन भी दिया, प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ द थिंग्स। लेकिन डेफिनेटली बहुत सी चीजें बदलनी होंगी ताकि वो भी आए और हम भी एक्सेप्ट करें। अच्छा जी, हमारे पास ताज़ा खबर है। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, इनफैक्ट क्या क़यादत को JIT के सामने आज पेश होना था और हुई वो, और उसकी अंदरूनी कहानी मीटिंग के सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ के तलब करदा अफराद से सोशल मीडिया हैंडलिंग से मुताल्लिक बड़े अहम सवालात किए गए हैं। फ़ौज और रियासती इदारों से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्टों पर सख्त सवालात किए गए हैं। सारा मवाद सब कुछ दिखाया गया है उन्हें, और एज इन ऑन स्क्रीन ऑन स्लाइड्स। बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुताल्लिक भी सवालात किए गए हैं। हैदर शिराजी हमारे साथ हैं। हैदर, बताइएगा क्या कुछ पूछा गया और फिर जवाबात क्या दिए? जी, तहरीक इंसाफ के जो मरकजी कायदीन थे उनको JIT ने आज तलब कर रखा था, और इस सिलसिले में
बैरिस्टर गोहर, शाह फरमान और रऊफ हसन समेत 2 मजीद अफराद आज JIT में पेश हुए और JIT में उनके सामने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं वो तमाम रखी गई और उनकी तफसीलात को PTI के रहनुमाओं के सामने रखा गया। JIT के सामने जो अफराद पेश नहीं हुए उनके खिलाफ भी JIT ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है और वाजे किया है कि जो पेश नहीं हुए उनके खिलाफ एक्शन होगा। जबकि तहरीक इंसाफ के फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 अफराद वहां पेश हुए। आलिया हमजा और कमल शोजब की जानिब से उनके वकील JIT के सामने पेश हुए और जो उनकी मशरूत हाजिरी थी वो कबूल की गई है आलिया हमजा और कमल शोजब की, और आइंदा तलबी पर दोनों ख्वातीन रहनुमाओं को हर सूरत पेश होने का कहा गया है। इसके अलावा अगर PTI के दीगर रहनुमाओं की बात कीजिए तो 15 पार्टी अरकान को तलब किया गया था, सिर्फ 3 रहनुमा मरकजी आज पेश हुए। JIT ने शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, खालिद खुर्शीद, इसके अलावा असद कैसर, ओन अब्बास भट्टी, कमल शोजब और आलिया हमजा को भी तलब कर रखा है, जबकि इनके सामने ये तमाम पोस्ट रखी गई और पार्टी जराए ये कह रहे हैं कि इन पर मजीद मुशावरत होगी और बानी PTI के सामने ये मुद्दा रखा जाएगा कि ये पोस्ट है और इस हवाले से पार्टी के अंदर एक बहस भी चल रही है। PTI से मुशावरत का फैसला हुआ है, शुक्रिया आपका। लेकिन फिर एक्शन क्या हुआ वो कुछ समझ नहीं आया। अभी तो चल रहा है मामला, तो अभी बात होगी, फिर अगली हेयरिंग पे दोबारा बुलाया, सबको पर्सनल जाती हैसियत में इन पर्सन पेश होने का कहा गया है। सो ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में। अच्छा जी, रमज़ान में एक और मसला होता है, लोग ब्लड डोनेशन देना छोड़ देते हैं। खून अतिया करने का मतलब ये है कि आप किसी की जान बचा रहे हैं और एक जान बचाने का मतलब आपको पता है पूरी इंसानियत को बचाना है। पाकिस्तान में रोज़ाना लाखों लोग खून देकर लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे होते हैं, मगर देखा यह गया है कि रोज़े की वजह से लोग, आई डोंट नो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डॉक्टर्स के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, अनीमिया, ब्लड कैंसर और दीगर अमराज में मुब्तला हज़ारों मरीज इस वक्त खून ना मिलने की वजह से मुश्किलात का शिकार में है बेसिकली। और कराची में माहाना आपको पता है कि 1.5 लाख से ज़ायद ब्लड बैग्स की ज़रूरत होती है। 1.5 लाख, तो क्यों नहीं दे रहे लोग? और सेफ़ है रमज़ान में ब्लड डोनेट करना? ये हम पहले भी आपसे वैसे हर रमज़ान में बात करते हैं, लेकिन इस बार फिर से ज़रा रीप्लग करने लगे हैं दैट यू एक्चुअली कैन डू इट। हमें ज्वाइन किया है यही बात करने के लिए डॉक्टर साकिब अंसारी हमारे साथ हैं, स्पेशलिस्ट हैं ब्लड डिजीज़ के। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। डॉक्टर साहब, इज़ इट ट्रू कि वाकई जो आम दिनों में लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो इस महीने में रमज़ान में बहुत कम उसकी शरह हो जाती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बहुत अहम मौजू है। पूरे मुल्क की मैं यहाँ थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ, पूरे मुल्क में कोई 1 लाख थैलेसीमिया के बच्चे हैं, जिनमें से 65,000 मुख्तलिफ NGOs में रजिस्टर हैं और हमें तकरीबन 1.5 लाख ब्लड की बॉटल एक महीने में पूरे पाकिस्तान में चाहिए होती है। सिंध और बलूचिस्तान का रुख ज़्यादातर कराची की तरफ होता है कि कराची में सेफ ब्लड और बड़े ब्लड बैंक्स हैं, तो बलूचिस्तान में के कोनों से, सिंध के कोनों से, कश्मीर से, कंदकोट से, सक्खर, लड़काना से मरीज़ यहाँ आ रहे होते हैं और वहाँ से देखें तो गडाब से और भी आगे से, खुजदार से, तुरबत से मरीज़ यहाँ आ रहे होते हैं ब्लड लेने के लिए। एक थैलेसीमिया के मरीज़ को जो 20 kg का होता है अराउंड, जिसकी 5 years एज होती है, उसको एक बार ब्लड लगता है, मगर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और जब उसकी 10 साल उम्र हो जाती है तो उसको 2 बार ब्लड की ज़रूरत होती है। इस तरह ऑन एवरेज हमें 1 लाख बच्चों के लिए एक महीने में 1.5 लाख ब्लड की बॉटल तो सिर्फ थैलेसीमिया के लिए चाहिए। प्लस ब्लड कैंसर है या सर्जरीज हो रही हैं, ख़वातीन की सर्जरीज हो रही हैं, डेंगू भी फैला हुआ है, तो मलेरिया भी फैला हुआ है, तो मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल एनीमिया अपनी जगह एक इशू है। हमें ब्लड की तकरीबन 1.5 से 2 लाख ब्लड बॉटल चाहिए होते हैं। रमज़ानों में लोग थोड़ा सा झिझकते हैं ब्लड देते हुए, हालांकि गुज़िश्ता रमज़ानों में भी जब आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया अपने इसके ऊपर, चैनल के ऊपर, तो उसके बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ख़ास तौर पे जब सोशल मीडिया के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उलमा हज़रात इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्कॉलर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक वेव चलती है और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो जनरेट होता है। साइंटिफिकली आप रीजनिंग समझ लीजिए कि एक ब्लड बॉटल जो होती है उसकी 30 डेज लाइफ होती है, जो हम फ्रिज में रखते हैं 5 के टेम्परेचर पे। 30 डेज का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी का ब्लड रमज़ान से 10 दिन पहले लिया है तो 20वें रोज़े को उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी उस ब्लड बैग की। राइट। ऑल्दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटीज़ बहुत जम के काम कर रही हैं, सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटीज़ बहुत मेहनत कर रही है, बहुत से सेंटर्स खोले में, मगर ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना, 30 दिन में ब्लड ने ख़त्म होना ही है उसकी लाइफ ने। तो जब तक आपको फ्रेश डोनर नहीं मिलेगा और रमज़ान का आखिरी अशरा और ख़ासतौर पर ईद के दिन
उनके कैसे गुजरेंगे बच्चों के बगैर ब्लड के, और ख़ासतौर पे वो बच्चे जिनको महीने में 2 बार ब्लड लगता है। सो हम ये भरपूर अपील करते हैं कि एक तो इससे ना झिझकें, रमज़ान में रोज़े में भी दे सकते हैं और ख़ास तौर पे रोज़े के बाद, इफ्तारी के बाद भी दिया जा सकता है। सो हम यही इनकरेज करेंगे डॉक्टर साहब, मतलब क्या है आइडियल टाइम रोज़े के बाद अगर आप खून का अतिया करें तो मतलब कमज़ोरी, नकाहत, कुछ ऐसा तो नहीं? लोग इसीलिए घबराते होंगे ना कि कमज़ोरी होगी, रोज़े नहीं रखे जाएंगे। प्लीज़ इस पे ज़रा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, वैसे तो मैं कराची का ख़ास तौर पे कहूँगा, मगर वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में रमज़ानों में टाइम टेबल बहुत खूबसूरत और दिलचस्प सा हो जाता है कि रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद ही लोगों का लाइफस्टाइल शुरू होता है और अपने सोशल एक्टिविटीज़। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ रोज़ा खोलने के 1 घंटे के बाद, रोज़ा खोलने के 1 घंटे के अंदर आप रोज़ा नहीं दे सकते ब्लड, रोज़ा खोलने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद अगर आप जाके ब्लड देते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्लान करते हैं, तो आपका दिया हुआ खून उन बच्चों के रगों में दौड़ रहा होगा जो खुद भी रोजे रख रहे हैं और जिनकी आगे ईद का मुंतजर है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, एक सेहतमंद इंसान जो है वो महीने में कितनी बार सेफली ब्लड डोनेट कर सकता है, या साल में? मतलब आप अगर जी 3 महीने में एक बार, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, साल में 4 बार, तो साल में तो 4 बार आप बड़े आराम से ब्लड दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। मैं और आप अगर डॉक्टर नहीं भी है कोई तो, और जो ब्लड डोनेट करते हैं डॉक्टर साहब, उनके लिए कितना फायदेमंद होता है? बहुत ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले तो एक तरीका इलाज पूरी दुनिया में राइज है कि जी वो अपना ब्लड निकाल के अपना इलाज करते हैं, तो वो आप एक तरह से ब्लड डोनेट कर देते हैं। ईरान में बहुत इस्टेब्लिश है ब्लड डोनेशन फैसिलिटी, सऊदी अरब में बहुत इस्टेब्लिश है। और आपका हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, मलेरिया, इतने महंगे और बड़े टेस्ट आपके हो जाते हैं। आप सोचिए अगर किसी का साल में 4 बार इतने बड़े बड़े टेस्ट हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा हेल्दी पर्सन तो सोसाइटी में कोई नहीं होगा। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब अंसारी फॉर बीइंग विद अस। बड़ा अच्छा आपने और रमज़ान में एक नेकी के बदले क्यों का सवाब मिलता है, या इससे भी ज़्यादा, या 70 का भी मिल सकता है। तो अगर आप देते ही हैं, ब्लड डोनेट करते ही हैं, जस्ट बिकॉज रमज़ान आ गया तो आपको गैप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा सेफली आप इस महीने में भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम वेलकम। अच्छा जी, इफ्तारी टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि आज हमारा काम क्या है? प्रेप टाइम। प्रेप टाइम, एग्जैक्टली, जिसमें हम यहाँ बैठे हुए हैं। कभी आप लोगों ने हमसे पूछा कि हम इफ्तारी कैसे करते होंगे इफ वी आर सिटिंग हियर? इन एनी केस, तो आज हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? पटीदन। और गुलाम हैदर आकाश हमें बता रहे हैं कि वहाँ इफ्तारी की क्या तैयारियाँ। चलते हैं फिर। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में अफ्तारी पर मुख्तलिफ पकवान तो तैयार किए जाते हैं, जिनमें समोसे, पकोड़े, फ्रूट, दीगर चीज़ें रखी जाती हैं। वहाँ पे पटीदन के ये जो जलेबी चौक है, यहाँ पर लोग जलेबी बड़े शौक से गर्मा गर्म और ताज़ा जलेबी लेके जाते हैं। तो आइए, हम इस वक्त मौजूद है पटीदन के जलेबी चौक पर। आइए इनसे बात करते हैं कि जलेबी रमज़ान मुबारक में और अफ्तारी के लोग किस तरह लेके जाते हैं और कितने शौक से लेके जाते हैं, कब से ये जलेबी बना रहे हैं? ये अफ्तारी के लिए जलेबी हम लोग बनाते हैं। जलेबी, ये जलेबी चौक है, इस चौक का नाम जलेबी चौक है। हम लोग जलेबी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं और अफ्तारी के लिए लेके जाते हैं लोग, और हमारी जलेबी अच्छी माशा चलती है। और ये 20 सालों से ये हमारा कारोबार है और जलेबी एक नंबर है, इसमें इलायची लगाते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हम गुज़श्ता 20 साल से ये जलेबी बना रहे हैं और ये हमारा जलेबी चौक मशहूर है। लोग अफ्तारी के लिए मीठी मीठी ताज़ा जलेबी गर्मा गर्म लेके जाते हैं ताकि वो अफ्तारी के मजे को दोबारा कर सके। जी, जलेबियाँ, पूरा मुल्क एक ही चीज़ खा रहा है। जलेबियाँ, समोसे, मतलब इट्स द सेम थिंग। खैबर ता कराची एक ही चीज़ हो रही है। कुछ इनोवेटिव हम कहते हैं कि लेके आए, कुछ हमें खिलाओ। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मैंने आपको भेजा है ना इनोवेशन।